नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल डिवोर्स की, यानी कि आपसी सहमति से तलाक कैसे लें। तो मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डाबरा लीगल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की लीगल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम बात करेंगे म्यूचुअल डिवोर्स, यानी आपसी सहमति से तलाक कैसे लें। तो बेसिकली कोई भी कपल जो है जब तलाक लेने के लिए जाता तो तभी जाता है कि जब उनका विवाद जो है इतना बढ़ चुका होता है और उनको ये एहसास हो चुका होता है कि अब किसी भी कंडीशन पे एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो तभी जो है कोई भी कपल डिवोर्स के लिए जाता है। अब म्यूचुअल का मतलब होता है कि जब पति और पत्नी दोनों ही तलाक लेना चाहते हो। तो म्यूचुअल डिवोर्स जो है बेसिकली 2 स्टेजेज में होता है। 2 स्टेजेज होती हैं इसकी, यानी कि आपको 2 बार कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होगी अपने तलाक के लिए। तो म्यूचुअल डिवोर्स जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B का रूल 1 और 2 के तहत होगा। ये जो डिवोर्स होगा आपको इसके लिए जो फाइल लगानी है वो फैमिली कोर्ट में लगानी है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको डिवोर्स की फाइल लगानी कहाँ पे है। सपोज करो कि मैं पुणे में जॉब करता हूँ तो मेरे को पुणे में लगानी है, या मैं बेंगलोर करता हूँ तो कहाँ पे लगानी है। तो बेसिकली आप अपनी डिवोर्स की फाइल जो है 3 जगह पे लगा सकते हैं। सबसे पहली जगह है कि जहाँ पे आपकी शादी हुई थी, यानी कि जिस जगह पे आपकी शादी हुई थी वहाँ का जो फैमिली कोर्ट होगा, आप वहाँ पे डिवोर्स की पिटीशन लगा सकते हैं। दूसरा है कि जहाँ पे आप शादी करने के बाद पहली बार रहने के लिए गए थे, उस जगह पे आप डिवोर्स की पिटीशन लगा सकते हैं। और तीसरी, जहाँ पे आप लास्ट टाइम रह रहे थे, यानी कि जब आपका डिस्प्यूट हो रहा था तो आप जहाँ पे फाइनली लास्ट टाइम रह रहे थे, तो आप वहाँ के फैमिली कोर्ट में जो है अपना डिवोर्स की फाइल लगा सकते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हो, यानी कि जो पति और पत्नी है वो एक छत के नीचे नहीं रह रहे हो। यहाँ पे एक छत का मतलब ये नहीं है कि एक रूम में पति रह रहा है और एक रूम में पत्नी रह रही है, यानी कि एक ही अपार्टमेंट एक ही घर में आप रह रहे हो, तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग रह रहे हो। यहाँ पे अलग का मतलब है कि आपका जो एड्रेस है वो अलग है, यानी कि एक XYZ कॉलोनी, एक BGZ कॉलोनी, या आप एक ही कॉलोनी में इस फ्लैट में और वो उस फ्लैट में रह रहे हैं, तो अलग अलग रह रहे हैं, यानी कि 1 साल से आप अलग रह रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि आपके बीच में 1 साल में कोई शारीरिक संबंध नहीं बना हो। अगर ऐसा है कि आप अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं, अलग अलग एड्रेस पर रह रहे हैं, बट आपके बीच में शारीरिक संबंध बन रहे हैं 1 साल से, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, कि ये नहीं माना जाएगा कि आप 1 साल से अलग रह रहे हैं। अब कंडीशन आती है कि यार अब कि हमें 1 साल भी नहीं हुई है अलग रहते रहते, और क्या है हमें जो है डिवोर्स भी लेना है, हम किसी भी कंडीशन पे एक साथ नहीं रह सकते। तो इसका क्या प्रावधान है? इसका प्रावधान है कि आप क्या करेंगे, आप म्यूचुअली दोनों हस्बैंड और वाइफ एक एप्लीकेशन लगाएंगे एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 14 के तहत, और आप जज साहब को अपना एक्चुअल रीज़न बताएंगे कि आप क्यों 1 साल इंतज़ार नहीं कर सकते, यानी कि आपको क्यों इमीडिएट डिवोर्स की प्रोसीडिंग की परमिशन दे दी जाए। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होगा एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 14 के तहत, तो जज साहब आपको जो है परमिशन दे देंगे कि आप जो है अपना स्टेज 1 के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपको सेक्शन 14 के तहत आपको परमिशन मिल जाती है, तो आप म्यूचुअल डिवोर्स, यानी कि आपसी सहमति से डिवोर्स के फर्स्ट स्टेज के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले स्टेज में आपको क्या करना है कि एक साथ कोर्ट में अपीयर होना होगा। अपीयर होना होगा और उसमें जो है कुछ डिटेल्स भरी जाती है। उसमें आपकी शादी से पहले की एज भरी जाएगी, शादी से पहले एड्रेस क्या था वो भरा जाएगा, शादी से पहले आपका स्टेटस क्या था। स्टेटस का मतलब यहाँ है कि आप विडो थे, डिवोर्सी थे या अनमैरिड थे, वो लिखा जाएगा। आपकी एक फ़ोटो लगेगी और दोनों पार्टी जो हैं एफिडेविट देंगे अपने अपना, और उन एफिडेविट्स में डिक्लेरेशन देंगे कि एक तो ये लिखेंगे कि जो भी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सत्य है, यानी कि जो भी हमने लिखा है वो सब कुछ सही है। और दूसरा लिखेंगे कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी ज़ोर दबाव में तलाक के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है आपको एफिडेविट में देना होगा। अब कोर्ट क्या है कि अब कोर्ट जो है दोनों पक्षों ये ऐसा नहीं है कि आपने लिख के दिया और आपको डिवोर्स की डिग्री मिल गई, ऐसा नहीं है। अब क्या है, कोर्ट जो है दोनों पक्षों को सुनेगा। आपकी जो स्टेटमेंट होगी उनको लिखा जाएगा रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इसके बाद जो है जैसे ही कोर्ट लिखेगा उसके बाद जो है सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी। अब सेकंड स्टेज में क्या है कि आपको फिर से पिटीशन लगानी है, फिर से फाइल लगानी है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन B के रूल 2 के तहत होगी। फर्स्ट रूल जो था वो स्टेज 1 में था, स्टेज 2 में रूल 2 के अकॉर्डिंग होगी।
इसके बाद इसमें आपको क्या देना होगा, इसमें आपको शादी से पहले और शादी के बाद का स्टेटस देना होगा, पता देना होगा, और शादी से पहले क्या नाम था, शादी के बाद क्या नाम था वो देना होगा। फर्स्ट स्टेज का स्टेटस देना होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपका क्या स्टेटस आया है निकल के, उसमें उसका वो लगाना, स्टेटस लगाना होगा। और उसके साथ ही आपको फिर से एफिडेविट देना होगा कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं, जो भी लिखा है आपने सत्य लिखा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें देनी होगी। इसमें आपको जज साहब जो है 6 महीने का टाइम देने की बात करेंगे। 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 6 महीने बाद आपको फिर बुलाया जाएगा और 6 महीने के बाद आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं या साथ रहना चाहते हैं या एक मौका और देना चाहते हैं अपने आप को। तो वो जो सेकंड स्टेज की सेकंड हियरिंग होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपने स्टेज 1 क्लियर कर ली और 6 महीने बिता लिए, उसके बाद अगर कपल का एक भी कैंडिडेट ये बोल देता है कि हाँ हम साथ रहेंगे या रहने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक मौका और दे दिया जाएगा साथ रहने का। और अगर आप दोनों ही मना कर देते हैं कि आप साथ नहीं रहना चाहते, तो आपको जो है डिवोर्स के डिग्री इशू कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि डिवोर्स की डिग्री इशू होगी तो बाकी का सेटलमेंट वगैरह का क्या होगा। तो इस सेटलमेंट यानी कि वन टाइम एलुमनाई क्या क्या डिस्कशन होगा, प्रॉपर्टी किसको क्या मिलेगी, तो इसका भी जो है आपको MOU देना होगा, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपको सारी चीज़ें लिख के देनी होंगी, सारी डिस्क्लोज करना होगा कि कितनी प्रॉपर्टी है, आपने अगर एक साथ प्रॉपर्टी लिया है तो उसका भी डिक्लेरेशन देना होगा। अगर आपके बीच में कुछ ऐसी शर्तें हों कि आप हस्बैंड जो है वाइफ को मंथली कुछ मेंटेनेंस देगा, तो वो भी उसमें लिखा जाएगा। वन टाइम एलुमनाई है तो वो भी लिखा जाएगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, कितने दिन किसके पास रहेंगे, MOU में लिखा जाएगा। और अगर वाइफ ने 125 के तहत कोई मुकदमा कर रखा है तो उसको कब वापस लेगी, किस स्टेज पे लेगी, सारा MOU में लिखा जाएगा। ताकि, और ये जो MOU है वो एक एक्सपर्ट एडवोकेट के थ्रू ही इसको रेडी कराएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सारी स्टेज क्लियर करते करते आ रहे हैं और लास्ट स्टेज पे आके MOU नहीं बना हुआ, यानी कि कोई शर्त आपकी जो है म्यूचुअली थी बट आपने डिस्क्लोज नहीं करी और उसको लेके आपका डिस्प्यूट हो गया और डिवोर्स जो है कैंसिल हो गया। तो MOU में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कब क्या कैसे होगा, और उसके बाद आप जो है जल्दी से अपना म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं।